नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज का खास कार्यक्रम हिंदी है हम। ये पहल विश्व हिंदी परिषद और हिंदुस्तान हॉटलाइन की एक साझा कोशिश है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना है। हम ऐसे विद्वानों, शिक्षकों और साहित्यकारों से संवाद कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष धोत्रे जी, जो हिंदी साहित्य, भाषा और सिनेमा पर गहन अध्ययन और शोध कर चुके हैं। शिक्षण के क्षेत्र में इनका 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है और इन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं हिंदी भाषा और साहित्य की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। संतोष जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर जी, सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस बहाने बोलने का मौका या लोगों से मिलने का एक मंच प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद आपका भी। जी। और खास करके अ, विश्व हिंदी परिषद का, कि जी। जिनके माध्यम से मैं आपसे जुड़ पाया और अब आज हम इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। जी। संतोष जी, सीधा सवाल से शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? क्या कोई विशेष घटना, व्यक्ति या अनुभव था जिसने आपको हिंदी साहित्य की ओर आकर्षित किया? हिंदी साहित्य के प्रति रुचि निर्माण होने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि मैं वैसे तो मराठी भाषी प्रदेश से आता हूँ, महाराष्ट्र से आता हूँ, लेकिन जब मैं अपने महाविद्यालयन बीए के स्तर पर मैं जब हिंदी का अध्ययन कर रहा था, तो मेरे शिक्षक थे और वे हिंदी के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अध्यापन करते समय हमेशा हिंदी के महान साहित्यकारों की बातें हमें बताया करते थे। और इसके साथ एक मेरे पूर्व छात्र थे हमारे महाविद्यालय के, जो पुणे जैसे शहर में उस समय पढ़ने के लिए आए थे। और मैं जहाँ से आता हूँ, एक छोटा सा तहसील का गांव था। और वहां पर जब वो वापस छात्र आए, तो उनका एक व्याख्यान हमारे लिए रखा था। और वो एक ऐसा प्रसंग था कि मुझे लगा कि अगर हमारा कोई सीनियर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए, और खास करके मेरा स्पेशल विषय जो था वो हिंदी था, और वो एक प्रेरणादायी क्षण था मेरे लिए। और उन्होंने पुणे जैसे शहर में या विश्वविद्यालय के स्तर पर हिंदी किस ढंग से पढ़ाई जा रही है और पढ़कर आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जब उन्होंने बताया, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई कि क्यों ना हम अपने ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पुणे जैसे शहर में चले जाए। और ये घटना थी। और हमारे अध्यापक जो थे, वो वाकई में हमारे लिए हमेशा कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, जहाँ से प्रेमचंद से शुरुआत होती थी, प्रसाद जी थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों की चर्चा होती थी। और उसके बाद जब मैं एमए करने के लिए पुणे विश्वविद्यालय आया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, अपने अध्यापकों से। और अध्यापकों के अलावा एक बार पुणे में उस समय मैं जब एमए के लिए आया था, तो हरि नारायण व्यास जी, तार सप्तक के दूसरा सप्तक के कवि थे, वह यहाँ रहने के लिए थे। और जब वो विश्वविद्यालय में किसी कार्यक्रम की वजह से आए थे, और उनको सुनने के बाद, या यहाँ के मेरे अध्यापक थे, उनकी प्रेरणा की वजह से मैं हिंदी में और रुचि बढ़ती गई। और खास करके यहाँ का हमारा जयकर का ग्रंथालय था पुणे विश्वविद्यालय का, कि जहाँ पर कई सारी बड़े बड़े लेखकों की किताबें थी, जिन्हें पढ़ने का मौका मिला। पत्रिकाएं होती है, और पत्रिकाओं के बाद, कि तब तक ये सारी बातें मेरे गांव में तो मेरे लिए संभव नहीं थी। और इस तरह से मेरी हिंदी की तरफ रुचि बढ़ती गई। और एक जब मैं एमए पूर्ण कर रहा था, तो अ, मेरी रुचि के कारण, या मेरे अध्यापकों के आशीर्वाद के कारण, कि मैं वहाँ पर एमए में अच्छी तरह से पास हो पाया, या यहाँ तक कि मैं विभाग में प्रथम भी आया था, तो और रुचि बढ़ती ही गई। जी। जी। बिल्कुल। इसी के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब आपने हिंदी हम्म। साहित्य की दुनिया में कदम रखा,
तब और आज के दौर में आपको क्या बड़े बदलाव नजर आते हैं, खासकर जब आप शिक्षण से जुड़े? तो क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी की हिंदी भाषा और साहित्य में रुचि पहले जैसी है, या इसमें कोई गिरावट आई है? अ, एक बात है कि लगभग ये समय हुआ था कि 2003-4 के करीब मैं अपना एमए पूर्ण कर रहा था। उस समय का माहौल और आज के माहौल में बहुत अंतर आ गया है। मोबाइल उस समय बहुत किसी बड़े आदमी के हाथ में वगैरह देखने की चीज थी। और खास करके हम उस समय चिट्ठियां लिखते थे, पत्र लिखते थे अपने गांव को, घर वालों को, या कभी कभी किसी टेलीफोन बूथ से फोन भी करते थे तो उसकी गति इतनी बढ़ जाती थी कि जो बिल है वो इस तरह से बढ़ता था कि हम बात नहीं कर पाते थे। और एक बदलाव ये देखा कि उस समय फिर बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए इस प्रकार की व्हाट्सएप या फेसबुक जैसी ये बातें जो है वह तब तक तो उस तरीके से हमारे खास करके भारतीय लोगों के हाथ में, सामान्य लोगों के हाथ में नहीं आई हुई थी। और ये कारण था कि हम किताबों से बहुत जुड़े थे। और आज दिखाई देता है कि हमको कुछ संदर्भ लेने होते थे तो हम सीधे किताब लाइब्रेरी में जाना और किताबों को खोल कर देखना और उसके या अपने अध्यापकों से पूछना और फिर उस पर कुछ मंथन, विचार मंथन करना। ये एक वो समय था। और आज मैं देखता हूँ कि कहीं पर किसी विषय पर कोई हम प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चा तुरंत वो चैट जीपीटी पर चला जाता है, गूगल करता है। और यहाँ तक कि लाइब्रेरी में वो किताबें नहीं ले रहा है इतनी जितनी पहले इशू होती थी आज। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि वो देख नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है। वो आसानी चाहता है थोड़ी सी। लेकिन अगर हम उन बच्चों को बताते हैं कि आपको कुछ करना है, या ऐसे भी बच्चे हैं कि उस समय हमारे दिमाग में एक रहता था कि मैं अगर साहित्य पढ़ूंगा, एमए करूंगा, तो मेरे सामने एक एक ही बात रहती थी कि मैं किसी तरह टीचर या प्रोफेसर या इस प्रकार की कोई नौकरी मुझे मिल जाए। आज वो बच्चा अलग ढंग से सोच रहा है। उसको अनुवाद के बारे में भी अच्छा ज्ञान है कि उसको लगता है कि अ, अनुवाद का क्षेत्र है जहां पर मैं काम करता हूँ। कुछ मेरे फर्ग्यूसन के ऐसे भी बच्चे हैं जो ब्लॉग लिख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं अब जो अभी द्वितीय वर्ष में या तृतीय वर्ष में पढ़ रहे हैं। वो किसी यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट के रूप में ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उनकी एक दिशा थोड़ी सी अब बदलती हुई नजर आ रही है, जो शायद हमारे समय में उतने क्षेत्र या हमारे सामने आए नहीं थे, या हमारी सोच उतनी उस समय बड़ी नहीं हुई थी। या उस समय एक बात की रिसर्च करो, पीएचडी करो, टीचिंग में चले जाओ, या सरकारी कोई और नौकरी मिलती है तो उस दिशा में देखो। यहाँ तक कि आज तो बच्चे ऐसे भी है हमारे कि एक तो स्टूडेंट ऐसी रही कि जिसने कोरियन फिल्मों के सब टाइटल्स जो होते हैं उनको हिंदी में करने का काम किया। अब ये भी इसका कारण हो सकता है कि मैं पुणे जैसे शहर में रहता हूँ, या फर्ग्यूसन महाविद्यालय जैसे शहर में अध्यापन करता हूँ। और यहाँ आने वाला बच्चा थोड़ा सा अन्य महाविद्यालयों की तुलना में अलग प्रकार का होता है। बिल्कुल। और वह जो है कि ये सारी बातें अलग से करता है। लेकिन बिल्कुल। बदलाव तो है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सकारात्मक दृष्टि से हाँ। है। और आगे ये खास करके और एक बात की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में भी जुटा है। और पहली बार उसको ये लग रहा है कि खास करके मराठी भाषी बच्चे होने के बावजूद भी कुछ बच्चे हिंदी में यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक सकारात्मक है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। कुछ बातें हो सकती है जिन पर अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन जो जो अच्छी बातें हैं उन बातों को लेकर हम आगे जाएं, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। बिल्कुल, मेरा भी व्यक्तिगत यही मानना है कि हिंदी महज सिर्फ एक भाषा नहीं, वो हमारी पूरी संस्कृति का पर्याय है।
इसके साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके अनुभव में हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर युवाओं की बदलती सोच का क्या असर हिंदी सिनेमा पर पड़ा है? आपने हिंदी सिनेमा की भाषा पर भी काम किया है। क्या आपको लगता है कि आज का सिनेमा हिंदी की शुद्धता बनाए रख पा रहा है या इसमें बदलाव जरूरी है? अ, अगर हम हिंदी सिनेमा को देखते हैं, मुझे क्या लगता है, हो सकता है कि मेरे मत से सभी सहमत होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन भाषा की शुद्धता को लेकर अगर बात करेंगे, तो शायद हमारे हाथ में थोड़ी सी निराशा लगने की संभावना है। लेकिन जैसे कुछ फिल्में हैं, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म है, उस भाषा में हिंदी के साथ साथ वो तमिल का जो समन्वय दिखाई देता है। हाँ, वहां पर हो सकता है व्याकरण की दृष्टि से वो गलत हिंदी पात्र बोल रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि कोई साउथ का पात्र अगर हिंदी बोल रहा है, तो मुझे खास करके एक मराठी भाषी होने के नाते और हिंदी का प्रेमी होने के नाते, और विश्व हिंदी परिषद जैसे संस्था का सदस्य होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा बदलाव है। क्योंकि आज भी हम कुछ समाचार देखते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये जो बातें हैं थोड़ी अलग दिशा में जा रही है। और इसके पहले 8 10 10 साल पहले जो फिल्म आती है, उसमें वो चेन्नई का कोई नायक है, कैरेक्टर है, वो नायिका है, और वो हिंदी बोलने की कोशिश करती है। और वहाँ का जो विलन भी है उस फिल्म का, वो भी हिंदी समझ लेता है। क्योंकि भाषा के लिए सिर्फ लिपि या उस भाषा के शब्दों को जानने से अच्छा है कि दिल की एक भाषा होती है या आंखों की एक भाषा होती है, वो भाषा हमें वहां पर दिखाई देती है। उसी प्रकार से सिंघम जैसी फिल्म है जिसमें मराठी का इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है, या अंग्रेज है। अब हम अगर वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें बाकी अन्य चीजों के साथ हमारी भाषा को थोड़ा सा ये उसका प्रभाव रहेगा ही। लेकिन हम, मेरे जैसे अध्यापक, आप जैसे बहुत ही अच्छे पत्रकार, और हमारी संस्था, और या हमारे राष्ट्रीय महासचिव विपिन कुमार जी हो, या महाराष्ट्र प्रदेश के हमारे मित्र उपाध्यक्ष है प्राचार्य कुंदे जी, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, या हम और अच्छे से उनको सुनाए, या उन बातों को, या मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट के आज कुछ नाटकों के स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, या निर्देशन में जा रहे हैं, तो उन लोगों के इसमें अगर बात थोड़ी सी आ जाती है, और खास करके हमारे देश में राजभाषा को लेकर आज जो एक थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण आया है, या पढ़ाई की दृष्टि से भी, तो इसका असर धीरे धीरे न ही न क्यों भारतीय सिनेमा पर हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जहां पर, जैसे मन जैसी फिल्म थी, बहुत मतलब हम स्कूल लेवल पे वगैरह थे, या 1942 की 1942 लव स्टोरी, या ऐसी कुछ फिल्में हैं जहां पर शुद्ध हिंदी का रूप हमें दिखाई देता है। लेकिन एक उर्दू मिश्रित हिंदी से लेकर वह फिर अंग्रेजी प्रभावित, और आजकल तो महाराष्ट्र गुजराती या तमिल जैसी प्रादेशिक भाषाओं का भी मिक्सचर उसमें आ जाता है। और भाषा विज्ञान कहता है कि जो अन्य भाषाओं के शब्दों को लेकर अपने आप को समृद्ध करके आगे बढ़ती है, और वही अपनी भाषा हिंदी ये बिल्कुल। कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। आपने राजनीति का जिक्र किया, तो लाजमी है हम्म। पत्रकारिता का जिक्र भी होना ही चाहिए। इसलिए मेरा अगला हम्म। सवाल इसी से संबंधित है। अगर हम हिंदी भाषा और साहित्य के व्यापक प्रभाव की बात करें तो पत्रकारिता इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? क्या आपको लगता है कि पहले की पत्रकारिता में जो साहित्यिक गहराई थी वह आज भी कायम है या डिजिटल युग में ये कहीं खो गई है? मैं तो ऐसा कहना थोड़ा सा मैं दुस्साहस होगा। क्योंकि जैसे आप जैसे सौरभ जी, आप जैसे पत्रकारों को देखता हूँ, या कई अन्य भी बड़े बड़े चैनल पर आने वाले पत्रकारों को भी देखता हूँ, तो वहां पर उनकी पढ़ाई भी उतनी ही गहरी है,
उनको समाज की उतनी ही समझ है, या साहित्य पर भी वो उतने ही अधिकार से बात करते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है पहले की तुलना में आप जैसे कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन ज्यादा हो गया है, लेकिन आजकल एक ये भी एक साहित्य का प्रकार करके उभर कर आ रहा है कि सीधे पेन और पन्ने लेकर लिखने के लिए नहीं बैठते हैं, या सीधे वो अपने मोबाइल पर, अपने टैब पर वो लिखना शुरू कर देते हैं, और तभी लिख पाते हैं या तभी अच्छे से कह पाते हैं अपने विचारों को, जब अंदर, जैसे कि कुएं में पानी होगा तब भी वो बाहर आ सकता है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हो सकता है कुछ पत्रकार ऐसे हो, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार भी है जिनको साहित्य की बहुत अच्छी समझ है, और वो उस साहित्य की समझ का अपने पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी। जी। और खास अ, करके ये भी कह सकते हैं कि हम जी। इतने और हमारी भाषा कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि अगर यूट्यूब खोलो या टेलीविजन खोलो या कोई भी ऐसा माध्यम खोलो, वहां पर हिंदी में बहुत अधिक मात्रा में, हाँ अलग अलग के स्तर के हो सकते हैं, एकदम से क्लासिक से लेकर एकदम निम्न स्तर के भी हो सकते हैं, लेकिन आ रहा है, साहित्य आ रहा है, पत्रकारिता में वो लिख रहे हैं। और चर्चाएं तो कितनी होती है, आप तो इससे जुड़े हुए, मुझसे तो आप इसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरा एक दृष्टिकोण हो सकता है। जी। जी। मेरा जो अगला सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण भी है। अगर हमें हिंदी भाषा और साहित्य को नई पीढ़ी से जोड़ना है तो हमें क्या प्रयास करने चाहिए? क्या शिक्षण पद्धतियों में बदलाव जरूरी है, या डिजिटल माध्यमों से जैसे सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए इसे और लोकप्रिय बनाया जा सकता है? नई पीढ़ी के लिए या भाषा की दृष्टि से इसकी शुरुआत तो असल में एक घर घर से होनी चाहिए। जैसे हमने बचपन में, चाहे वो अपने आपने भी अपने बचपन में, मतलब पता नहीं कि घर पर कुछ कथाएं सुनाई जाती थी, यहाँ दादी हो, नानी हो, दादाजी हो, नाना जी हो, वो राम की कथाएं होती थी, कृष्ण की कथाएं होती थी, हनुमान की कथाएं होती थी। और ये कथाएं जिस भाषा में, अपनी मातृभाषा में, हमारी मातृभाषा, हम राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को, हाँ राष्ट्रभाषा के रूप में कहते समय में अपने मन में जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, कि हिंदी को या हिंदी की इन कथाओं को सुनना या सुनाना, क्योंकि बच्चों को कहानियां सुनाना बहुत जरूरी है, सबसे पहले किसी भाषा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। बाद में वो कहानियां सुनते सुनते उसको वो बच्चा हमेशा, हमने बचपन में सुना कि जब कहानी सुनते थे वो कहानी कभी खत्म नहीं होती थी, क्योंकि खत्म होने से पहले हम सो जाते थे। अब स्थिति ये है कि बच्चों को घर से भाषा और अपने संस्कृति और अपने साहित्य, अपनी कथाएं को सुनाना जरूरी है। मैं भी एक कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों को कोई किताब में, हमारे महाविद्यालय में नेशनल बुक ट्रस्ट का एक जब बुक फेयर लगा था तो वहां से किताबें लाई, हर रोज एक पन्ना हम पढ़ेंगे, शायद रात को वो सुनेंगे। अगर वो सुनना शुरू कर देता है, दूसरी बात ये भी है कि स्कूल के स्तर पर कि कोई हमारी अपनी भाषा है, हम अपनी भाषा को कितना महत्व देते हैं या हमें कितना महत्व देना चाहिए, ये वहां पर भी बहुत जरूरी है। सरकार अब धीरे धीरे इस तरफ जा ही रही है। और एक बात है कि अ, हमेशा जो सत्ता में रहे उन्होंने अपनी भाषा को आगे किया, चाहे वो अंग्रेज हो या अंग्रेजों के पहले से। अब जब हमारी, मतलब जेएनयू के हमारे एक पूर्व प्रोफेसर थे, वो कहते थे कि अंग्रेजी ट्रिपल ई वाली जो स्टोरी बताते, इंग्लिश, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन,
ये जो बात महका लेने लाई थी, इसको हमें थोड़ा सा बदलना चाहिए। और ये बदलने की कोशिश मुझे लगता है इस समय हो रही है। और कैसे हो रही है कि आज हमारी अपनी भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, वहां पर कॉलेजों में पाठ्यक्रम बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात है कि मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। और ये समय लगेगा, इसको समय लगेगा, लेकिन धीरे 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 यह परिवर्तन हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अन्य भाषाओं से ये करता हूँ कि हमें, भारतीय इंसान की एक खासियत है कि वो कम से कम दो भाषाएं तो जरूर, अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है, अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है, इससे बड़ा बढ़िया बात नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे भारतीय लोगों का जो दिमाग के विकास की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है। और हम जब तीसरी भाषा सीखना शुरू कर देते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उस समय हमें यही हमारी प्रवृत्ति, बहुत जल्दी हम किसी भाषा को समझ लेते हैं या उसको बोलने की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। जी। जी। अपने कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। तो ये था हमारा खास संवाद हिंदी भाषा, साहित्य और इसके भविष्य को धन्यवाद। लेकर। डॉक्टर संतोष से हुई इस गहन चर्चा से हमें ये समझने का अवसर मिला कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। हिंदुस्तान हॉटलाइन और विश्व हिंदी परिषद की इस साझा पहल हिंदी है हम का उद्देश्य हिंदी को जन जन तक पहुंचाना और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हिंदी की समृद्धि और पहचान प्रसार इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।